हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्निंग आवर। आज का हमारा विषय है संविधान के कार्य। यह यूं कहें कि संविधान का महत्व क्या है, या फिर ये भी कह सकते हैं संविधान की विशेषता क्या है, या फिर ये भी कह सकते हैं संविधान के ना होने से हमें किन समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है, या फिर यूं भी कह सकते हैं कि संविधान की हमें जरूरत क्यों है। सवाल अनेक पर जवाब एक। ये क्वेश्चन कुछ इच्छाधारी नागिन की तरह है कि रूप बदल बदल करके आपके सामने आते हैं और ये हर बार ही आता है, पर अगर आप इसको पहचान पाए तो फ्री के नंबर है, और अगर नहीं पहचान पाए तो आते हुए भी ये क्वेश्चन आप छोड़ के चले जाओगे। इस क्वेश्चन के महत्व को जानने के लिए या ये जानने के लिए मैंने इस क्वेश्चन को इच्छाधारी नागिन क्वेश्चन क्यों कहा, हम एक एग्जाम्पल को समझते हैं। सपोज करिए कि ये एक वाहन है और बेसिकली जो ये वाहन है इसका इस्तेमाल हम किस लिए करते हैं, आपको अच्छे से पता होगा। एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने के लिए। अगर आपसे पूछा जाए किस वाहन का कार्य क्या है, तो आप क्या बताओगे? इसका कार्य है एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना। अगर आपसे पूछा जाए इसकी हमें आवश्यकता क्यों है, तो आप क्या कहोगे? एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने के लिए इसकी हमें आवश्यकता है। कार्य भी इसका है एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना, आवश्यकता भी इसका क्या है? एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने के लिए। और इसका महत्व क्या है? एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचा देती है। ठीक है, इसका पावर क्या है? एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाना। यानी सवाल कई है, इसका कार्य पूछो तो भी आंसर वही आ रहा है, महत्व पूछो तो भी आंसर वही आ रहा है, इसके होने से हमें क्या फायदा होने वाला है या इसकी विशेषता क्या है, तो भी एक ही आंसर आ रहा है। तो सवाल कई है, जवाब एक ही है। ठीक इसी प्रकार से संविधान के कार्य की अगर हम बात करें तो भी इसी तरीके से फंक्शन करता है। जो संविधान का कार्य है वही संविधान का महत्व है, वही संविधान की शक्तियां हैं, वही उसके फीचर भी है। ठीक है, तो इस प्रकार के तमाम सवालों में आप यही जवाब लिखोगे। और आज हम इसको पॉइंट वाइज पॉइंट जानेंगे कि इसके क्या क्या कार्य हैं, इसके फंक्शंस क्या क्या हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम संविधान के कार्य को समझने से पहले हम जान लेते हैं उसकी एक छोटी सी डेफिनेशन, जो कि लास्ट क्लास में भी हमने एक डेफिनेशन किया था, यहाँ पे भी हम कर दे रहे हैं। लेकिन ये डेफिनेशन भी है और कार्य भी है। जाहिर सी बात है, किसी भी चीज की विशेषता, अगर मैं गाड़ी की जो भी मैंने एग्जांपल दिया था, अगर मैं पूछूं कि उसकी डेफिनेशन क्या है, तो आप उसके डेफिनेशन में ये वर्ड तो ऐड करोगे ही ना कि उसका कार्य एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाना है। जो उसका कार्य है वो उसको परिभाषित करता है। तो इसी तरीके से संविधान के कार्य को परिभाषित करने के लिए जो डेफिनेशन है उसका भी यूज कर सकते हैं हम। ठीक है, तो संविधान क्या है? संविधान किसी भी देश की शासन व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने के लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है और सुचारू रूप से चलाने का कार्य करती है। साथ ही सरकार के नेचर को भी डिसाइड करती है, क्योंकि जैसा संविधान होगा वैसा ही सरकार का नेचर होगा। ठीक उसी प्रकार जिस स्कूल में या जिस किसी घर में वहां के डिसिप्लिन के जो रूल्स होते हैं, अगर स्कूल काफी ज्यादा डिसिप्लिन है, वहां के नियम सख्त हैं, तो बच्चे भी डिसिप्लिन रहेंगे। लेकिन अगर नियम में सख्ती नहीं है तो बच्चे ज्यादातर आपको डिसिप्लिन में नहीं दिखेंगे। तो ठीक उसी प्रकार से जैसा संविधान होता है वैसा ही उस राज्य का नेचर भी हो जाता है। तो संविधान किसी भी देश की शासन व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने के लिए महत्वपूर्ण है। किसी भी देश की शासन व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने का कार्य करती है। वहां की सरकार के स्वरूप को निर्धारण करती है। सरकार का जो नेचर है, सरकार का जो स्वरूप है, उसे डिसाइड करती है। जैसा संविधान होगा वैसा ही सरकार का नेचर होगा। अगर सरकार को ज्यादा ताकत दे दिया जाए तो वो तानाशाह की तरह कार्य करेगा, और अगर संविधान में कम पावर दिया गया है तो उस तरीके से कार्य करेगा। तो उसका नेचर कहीं ना कहीं उसके नियमों पर डिपेंड करता है, संविधान पर डिपेंड करता है, और सरकार के स्वरूप का निर्धारण करने में सहयोग प्रदान करता है। तो ये क्या है? इसका एक कार्य हो गया, क्योंकि ये क्या है? कर रहा है, कुछ काम कर रहा है, सरकार को सहयोग प्रदान कर रहा है। यह न्यायपालिका, कार्यपालिका और विधायिका के कार्यों तथा विशेषताओं का भी वर्णन करता है।
न्यायपालिका के क्या कार्य हैं, संविधान बताता है। यही बताता है कि विधायिका का काम है जी कानून बनाना, कार्यपालिका का काम क्या है, कानून को लागू करना, और न्यायपालिका का कार्य है न्याय करना। ये कौन बताता है इन्हें, संविधान। तो संविधान का काम है इन्हें बताना। यह न्यायपालिका, कार्यपालिका तथा विधायिका के कार्यों तथा विशेषताओं का वर्णन करता है, साथ ही लोगों के मौलिक अधिकारों की व्याख्या कर उसकी रक्षा भी करता है। तो ये सिर्फ सरकारों के कर्तव्यों को नहीं बताता, सरकारों के कर्तव्यों को भी बताता है, उनके अधिकारों को भी बताता है, उनकी शक्तियों को भी बताता है। और सिर्फ इसका कार्य यही सीमित नहीं है, इसके अलावा ये उस राज्य के जो नागरिक हैं, जिस पर सरकार शासन कर रही है, जो शासित है, उनके अधिकारों की भी व्याख्या करता है, उनके कर्तव्यों की भी व्याख्या करता है, और मौलिक अधिकार की भी संविधान व्याख्या करता है। मौलिक अधिकार क्या है, उस देश में रहने वाले नागरिकों को एक ऐसा अधिकार दिया जाने वाला, एक ऐसा अधिकार जो किसी भी कंडीशन में संविधान उसको देने के लिए बाध्य है, संविधान उसको देगा। तो मौलिक अधिकारों की व्याख्या कर उसकी रक्षा करता है, और सिर्फ व्याख्या ही नहीं करता, बताता ही नहीं है, साथ ही उसकी रक्षा करता है। इस चीज को सुनिश्चित करता है कि प्रत्येक व्यक्ति को उसका अधिकार मिले। व्याख्या कर उसकी रक्षा करता है एवं अन्य बहुत से आवश्यक तथ्यों की व्याख्या करता है, जैसे कि आगे हम जानेंगे और क्या क्या ये कार्य। तो सबसे पहले कार्य, यहां तक आपको समझ में आ गया कि संविधान क्या करता है, सरकार के स्वरूप को बताता है, सरकार को शासन करने में हेल्प करता है। कैसे हेल्प करता है, एक ऐसा नियमावली बनाता है, एक ऐसा नियम बना के देता है ताकि सरकार को कोई दिक्कत ना हो। हर चीज उसके लिए लिखा है, हाँ जी आपको ये करना है, आपका ये कार्य है। तो हर डिपार्टमेंट का कार्य को ये बताता है ताकि किसी भी किस्म का कंफ्यूजन ना हो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, संविधान के पहले कार्य को जानते हैं। तो संविधान का पहला कार्य क्या है, तालमेल बढ़ाता है। तालमेल यानी कि कोऑर्डिनेशन। अब सरकार को चलाने के लिए बहुत सारी संस्थाएं हैं, कार्यपालिका है, न्यायपालिका है, विधायिका है, ब्यूरोक्रेट्स है, स्थायी कार्यपालिका है, आईएएस अधिकारी हैं, पुलिस है, प्रशासन है, बहुत सारे लोग हैं, और बहुत सारे लोग मिलकर के अपने कार्यों को बखूबी करते हैं, तभी हमारा देश चल पाता है। और सभी व्यक्ति सही तरीके से काम करें, और सबका काम ना एक दूसरे पे डिपेंड है, एक दूसरे से जुड़े हुए, उनके बीच तालमेल का होना बहुत जरूरी है। अगर तालमेल नहीं हुआ तो काम सही तरीके से नहीं हो पाएगा। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए एक गाड़ी बनाने का अगर कोई कंपनी कार्य करती है, कोई गाड़ी बनाया जा रहा है, तो उस गाड़ी को बनाने के लिए अकेले एक व्यक्ति नहीं बनाता, बहुत सारे लोग लगते हैं। कोई उस पर बिल्डिंग कर रहा है, कोई पेंटिंग का कार्य कर रहा है, कोई उसके इंजन्स को असेंबल कर रहा है, तो हर किसी, कोई इसके इंटीरियर को डेकोरेट कर रहा है, कोई इसके डिजाइन को बना रहा है। हर व्यक्ति अपना अपना कार्य कर रहा है, और सभी व्यक्ति अपने अपने कार्य को करके दे रहे हैं। सबके बीच अच्छा तालमेल है कि हाँ भाई पहले ये काम होना है, फिर ये काम होना है। मान लो पहले पेंटिंग हो जाए, उसके बाद वेल्डिंग करने जाएंगे तो क्या होगा, नहीं हो पाएगा। पहले वेल्डिंग होना चाहिए, फिर पेंटिंग होगा। तो इनके बीच क्या तालमेल है कि हाँ भाई आप अपना काम, पहले कौन सा काम किसको करना है, फिर किसको क्या करना है, फिर किसको क्या करना है, फिर किसको क्या करना है। तो हर कार्य स्टेप बाय स्टेप एक सीक्वेंस में चलता हुआ आ रहा है। तो संविधान कार्यों को सीक्वेंस में लगाने का काम करता है कि हाँ पहले किसको क्या काम करना है। पहले विधायिका को कानून बनाना है, फिर जब विधायिका कानून बना देगी उसके बाद कार्यपालिका उस कानून को लागू करेगी, और अगर उसके बाद कोई दिक्कत आता है तो न्यायपालिका उस पर न्याय करेगी। अब मान लीजिए क्या विधायिका ने भी कानून बनाया ही नहीं है और कार्यपालिका क्या कानून को लागू कर देगी, नहीं कर सकती ना, क्योंकि उस कानून को लागू करने के लिए पहले उसका बनना जरूरी है। तो इस तरीके से संविधान पूरा सीक्वेंस बताता है कि हाँ भाई किसका क्या कार्य है, ताकि किसी भी किस्म का कोई भी कंफ्यूजन ना रहे। हर कार्य अपने सिस्टमेटिक तरीके से अपने ऑर्डर में होता रहे और देश सही तरीके से चलता रहे। हमारे देश में देखिए प्रत्येक व्यक्ति, जितने भी सरकारी अधिकारी और कर्मचारी हैं, वो अपने अपने कार्यों को बखूबी करते हैं। प्रत्येक व्यक्ति अपने कार्य को कर रहे हैं, जिसकी वजह से हमारा देश सुचारू रूप से चल रहा है। अगर ये अच्छे तरीके से काम को ना करे और इनके काम को संविधान द्वारा ना व्याख्या किया जाए तो हमारा देश सही तरीके से नहीं चल पाएगा। तो इसका पहला कार्य क्या, संविधान का पहला कार्य यह है कि वो बुनियादी नियमों का एक ऐसा समूह उपलब्ध कराए जिससे सदस्यों में एक न्यूनतम समन्वय और विश्वास बना रहे और कार्य चलता रहे। तो हर व्यक्ति के जो रोल है, उनका क्या कार्य है, इसको ये बताना इसका बेसिकली संविधान का कार्य है, सबको बताना कि आपका क्या काम है। एक ऐसा नियम बना देना ताकि सभी व्यक्ति अपने अपने कार्य को करते रहें और देश चलता रहे। आप एग्जाम में इसको इसी तरीके से पॉइंट वाइज लिखेंगे, क्योंकि 10th क्लास तक आप जब लिखते थे तो अपने आंसर को मिक्स करके लिख देते थे, चल जाता था। लेकिन अब आप सारे आंसर को पॉइंट टू पॉइंट लिखेंगे, एक हेडलाइन, फिर उसके बाद एक्सप्लेनेशन, फिर हेडलाइन, फिर एक्सप्लेनेशन। अगर आप इस तरीके से आंसर लिखते हैं तो यकीन मानिए आपका नंबर कोई नहीं काटेगा। लेकिन अगर आप पैराग्राफ में लिख देते हैं तो आपका नंबर कट सकता है। तो समझ में आया, संविधान का पहला कार्य क्या है, तालमेल बिठाना, यानी कोऑर्डिनेट करना, ताकि सभी अंग जो सरकार के जितने भी ऑर्गन्स हैं वो सही तरीके से काम करते रहें, क्योंकि हर एक ऑर्गन दूसरे ऑर्गन पर निर्भर है। अगर एक ऑर्गन ने सही तरीके से काम किया तभी अगला ऑर्गन उस काम को फिर आगे बढ़ाएगा, फिर वो अगले को हैंड ओवर करेगा।
अगर एक ऑर्गन ने भी सही तरीके से काम को नहीं किया और उसको काम को पता ही नहीं कि उसको करना क्या है, तो फिर क्या होगा, ये पूरा सिस्टम ठप पड़ जाएगा। और इसीलिए यहाँ पे हमारी जरूरत पड़ता है संविधान की, जो प्रत्येक ऑर्गन को बताता है कि हाँ जी आपका काम पहले आप करिए, देन सेकंड ऑर्गन को बताता है कि अब उनका काम हो चुका है, अब ये वाला काम आपका है और फिर ये काम आपका है। तो इस तरीके से सारा काम चलता रहता है। तो संविधान के दूसरे कार्य को हम जानते हैं। दूसरा कार्य क्या है? संविधान का दूसरा कार्य क्या है? निर्णय लेने की शक्ति की विशेषताएं। अब इसको समझते हैं। डिसीजन मेकिंग एबिलिटी, कि डिसीजन कौन लेगा ये संविधान बताता है। ये बहुत जरूरी है। अगर निर्णय लेने की शक्ति को ना बताया जाए ना, तो प्रत्येक व्यक्ति क्या करेगा, काम एक दूसरे पर टाल देगा और काम कभी हो ही नहीं पाएगा। हम इसको एक छोटे से एग्जांपल से लेते हैं। सपोज करिए आपको कभी ना कभी बचपन में आपके पेरेंट्स ने या घर वालों ने आपको भेजा होगा, मार्केट में जाइए सब्जी लेकर के आइए, और आप सब्जी लेने के लिए गए और आपके घर वालों ने बताया कि हाँ ठीक है आपको ये सब्जी लेना है, 2 किलो गोभी, 1 किलो प्याज और जो भी सब्जी आपको पूरा लिस्ट बना के दे दिया गया, आप ये लेकर के आ जाइए। अब जब मार्केट में जाते हैं, आपने बाकी का सामान ले लिया, सपोज करिए आपको एक हरा सब्जी लेना था, गोभी बैगन जो भी आपको लेना था, आपके पास पैसे नहीं बचे या मार्केट में वो सब्जी अवेलेबल नहीं है या सही नहीं मिल पा रहा है, कोई भी दिक्कत आ जाए, तो आप क्या करोगे? आप घर वापस आओगे पूछने के लिए कि क्या करना है। फिर घर पे आपको बताया जाएगा कि आप एक काम करते, उस सब्जी की जगह पर आप कोई और सब्जी ले लेते। तो आपने क्या देखा, आपने ये चीज यहाँ पे नोटिस किया कि आप डिसीजन नहीं ले सकते, डिसीजन कोई और लेगा, आप उसके पास भी पूछने के लिए। यहाँ पे क्या हो रहा है, टाइम वेस्ट हो रहा है। तो टाइम की बर्बादी ना हो, इसलिए बहुत जरूरी है कि डिसीजन मेकिंग एबिलिटी, अगर घर वाले आपको पहले बोल के भेज देते कि बेटा देख लेना कि आपको जो सब्जी बेटर लगे, अगर ये ना मिले तो आप ये ले लेना, तो सडन आप डिसीजन ले लोगे। तो संविधान ये बहुत जरूरी चीज है कि ये बताता है कि किस सिचुएशन में किसके पास फैसला करने का अधिकार है। अगर ये अधिकार का व्याख्या नहीं होगा तो ना ही कोई नेता ना ही कोई अधिकारी अपने डिसीजंस को ले पाएगा, क्योंकि वो हर बार कंफ्यूज रहेगा कि डिसीजन मुझे लेना है या किसी और को लेना है। और इस कंफ्यूजन के चक्कर में वो डिसीजन कभी लिया ही नहीं जाएगा और कोई काम ही नहीं हो पाएगा फिर, और काम सारे के सारे रुक जाएंगे, पेंडेंसियां बढ़ जाएगी। तो संविधान ये एक्सप्लेन करता है कि भाई कौन डिसीजन लेगा। तो संविधान का दूसरा कार्य यह स्पष्ट करना है कि समाज में निर्णय लेने की शक्ति किसके पास होगी, यानी कौन डिसीजन लेगा। संविधान यह भी तय करता है कि सरकार कैसे निर्मित होगी। तो सरकार के निर्माण करने का डिसीजन कौन लेता है भाई? सरकार के निर्माण करने का डिसीजन, उसके चुनाव करवाने का डिसीजन कौन? चुनाव करवाने का डिसीजन चुनाव आयोग के हाथ में है। और कौन व्यक्ति सत्ता में जाएगा यह तय करने का अधिकार आपका यानी कि जनता का है। तो सरकार बताती है, यानी कि संविधान आपको बताती है कि सरकार में कौन व्यक्ति जाएगा, ये चुनने का अधिकार जनता का। उसका इलेक्शन किस तरीके से होना है, ये डिसीजन लेने का अधिकार चुनाव आयुक्त का है। ठीक है, तो ये क्लियर करता है कि निर्णय लेने की शक्ति किसके पास है। ये बताना बहुत जरूरी है, क्योंकि डिसीजन मेकिंग एबिलिटी नहीं पता होगा तो भी कोई काम ही नहीं हो पाएगा। तो संविधान सबसे पहले देश को सही तरीके से चलाने के लिए बता देता है कि किस सिचुएशन में कौन डिसीजन लेगा, ताकि कंफ्यूजन ना रहे। आगे बढ़ते हैं तीसरे कार्य की तरफ से। संविधान का जो तीसरा कार्य है वो है सरकार की शक्तियों पर सीमाएं लगाना, यानी अंकुश लगाना। पहले के राजा क्या थे, निरंकुश हुआ करते थे। निरंकुश का मतलब कि जो जिसको कोई कंट्रोल नहीं कर सकता। यूं कहें कि एक वर्ड यूज करते हैं हम, खुला सांड। ठीक है, जो मतलब किसी के कंट्रोल में नहीं है, जो आउट ऑफ कंट्रोल है, बेलगाम भी हम कह सकते हैं। तो जब हम, जो हमारे संविधान के निर्माता थे ना, वो बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट थे। वो उसी समय मतलब वो उस समय भविष्य की सोच करके पहले से जान गए थे कि भाई संविधान को बनाते वक्त मुझे इस चीज का ध्यान रखना है कि किसको कितनी शक्ति देना है। क्योंकि अगर देखो, जरूरत से ज्यादा शक्ति अगर किसी को दे दिया जाए तो वो शक्ति का मिसयूज कर सकता है। जैसा कि महात्मा गांधी ने कहा था, शक्ति इंसान के सोच को भ्रष्ट बनाती है। जब आपके पास जरूरत से ज्यादा शक्ति आ जाएगा तो आप बौखला जाओगे। हर कोई शक्ति को बर्दाश्त नहीं कर पाता, शो ऑफ के चक्कर में या उसका मिसयूज कर लेते हैं, नुकसान कर देते हैं। तो शक्ति इंसान के सोच को भ्रष्ट बनाती है, उसको करप्ट बनाती है। इसलिए किसी भी व्यक्ति को ज्यादा शक्ति नहीं देना चाहिए, है ना। तो हमारे नेताओं को ये पता था, संविधान के निर्माताओं को ये बखूबी पता था कि अगर जरूरत से ज्यादा पावर्स हम दे देते हैं और अगर उसका दिमाग करप्ट हो जाता है तो देश का पूरा बर्बाद कर देगा। इसलिए हमें क्या करना है, शक्ति को बैलेंस करके देना है, ज्यादा नहीं देना है। तो पहला। पर फिर दूसरा सवाल ये उठता है कि अगर हमने शक्ति कम दे दिया तो वो बेचारा, मान लो कोई अच्छा इंसान आ गया और कुछ देश का भलाई करना चाहता है, उसके पास वो पावर ही नहीं है, तो कुछ कर ही नहीं पाएगा। तो दोनों तरफ समस्या है। अगर अधिक दे देंगे तो विनाशक हो जाता है, और कम दे देते हैं, अगर शक्तियां कम कर देते हैं तो किसी भी प्रकार का सृजनात्मक नहीं हो सकता, वो कुछ कर नहीं पाएगा। ज्यादा देंगे तो बर्बाद कर देगा, कम देंगे तो कुछ कर ही नहीं पाएगा, फिर देश कैसे चलेगा। तो जरूरत महसूस हुआ कि पावर्स को हमें कैसे देना है, एक बैलेंसिंग वे में देना है।
एक संतुलित शक्ति देना जिससे कि वो ज्यादा बर्बाद भी ना कर सके और ज्यादा उसका मिसयूज भी ना हो पाए, और जो वो करना चाहे वो कर पाए। तो इसके लिए बहुत जरूरी था कि ताकत को संतुलित करके देना, ठीक है, ताकि वो उसका मिसयूज ना हो सके। तो संविधान का तीसरा कार्य यह है कि वह सरकार द्वारा अपने नागरिकों पर लागू किए जाने वाले कानूनों की एक ऐसी सीमा तय करे जिसे सरकार कभी उल्लंघन न कर पाए। सरकार को शक्तियां तो दिया, लेकिन उस शक्तियों का गलत इस्तेमाल ना कर पाए। जब भी गलत करेगा तो उसको रोकने के लिए अलग अलग डिपार्टमेंट को बिठा रखा है। साथ ही नागरिकों को भी मौलिक अधिकार दे दिया गया है कि ताकि सरकार एक लिमिट, एक दायरा है, उससे बाहर नहीं जा सकती। आप अपने शक्ति को इस दायरे में यूज कर सकते हो, उससे बाहर नहीं जा सकते, क्योंकि उससे बाहर मान लीजिए नागरिक का मौलिक अधिकार है, और आपके पास पावर ज्यादा, उसका स्वतंत्रता का अधिकार आप छीनना चाह रहे हो, समानता का छीनना चाह रहे हो, आप नहीं छीन सकते क्योंकि वो उसका मौलिक अधिकार है। तो नागरिक को भी कुछ अधिकार दे दिया गया जहां पर अगर ये मनमानी करे तो ना कर पाए। तो सरकार की शक्तियों पर क्या किया गया, सीमाएं लगा दिया गया, रिस्ट्रिक्शंस कर दिया गया ताकि वो उसका मिसयूज ना कर पाए। कानूनों की एक ऐसी सीमा तय करे जिसे सरकार कभी उल्लंघन ना कर पाए, यानी कि सरकार चाह करके भी इसका क्या कर सकती है, उल्लंघन नहीं कर सकती है। इसके अलावा यदि सीमाओं का अभाव हो तो शासन की अंग निरंकुश हो जाते हैं। अगर मान लीजिए किसी भी किस्म का सीमा नहीं है, अगर किसी भी व्यक्ति को अंधा छूट दे दिया जाए, वो कुछ भी कर सकता है, तो वो तो अपनी पावर का मिसयूज करेगा। तो वो अपनी पावर का मिसयूज ना करे, इसलिए उस पर क्या लगा देते हैं, सीमाएं लगा देते हैं, रिस्ट्रिक्शंस होता है कि आप यूज कर सकते हैं एक लिमिट तक, उससे ज्यादा नहीं। जैसे क्या करते हैं हम, जब एक छोटा बच्चा चलना सीखता है तो हम उसको कमरे के अंदर स्पेस तो देते हैं, लेकिन बाहर जाने के गेट को हम बंद कर देते हैं ताकि वो बाहर ना जा पाए। तो हम क्या करते हैं, उस पर रिस्ट्रिक्शंस लगाते हैं ताकि वो इतना भी बुरा ना करे कि अपना नुकसान कर ले या किसी और का। तो सीमाओं का अभाव हो तो शासन की अंग क्या हो जाते हैं, निरंकुश हो जाते हैं, आउट ऑफ कंट्रोल हो जाते हैं। और यही कारण है कि उच्च अधिकारी अपने पद का क्या करते हैं, दुरुपयोग करते हैं। तो उच्च अधिकारी अपने पद का दुरुपयोग ना करें, इसकी जिम्मेदारी भी संविधान ने ले रखा है भाई, ये भी उसका काम है। और ये कैसे कंट्रोल करता है, अपने नियमों के माध्यम से। तो दुरुपयोग करते हैं और आम जनता को समस्याओं का सामना करना पड़ता है। अगर जरूरत से ज्यादा पावर दे देंगे तो इसका नुकसान किसको होगा, आम जनता को ट्रबल होगा। इसलिए संविधान क्या करता है, उस पर कंट्रोल करता है। अब बात करते हैं नेक्स्ट, ठीक है, संविधान का चौथा कार्य क्या है। तो संविधान का चौथा कार्य क्या है, समाज की आकांक्षाएं और लक्ष्य, ठीक है, समाज की जो भी आकांक्षाएं हैं और जो भी लक्ष्य उसको पूरा करना। अब समाज की आकांक्षाएं और लक्ष्य क्या है, देखिए समाज जो चाहता है वो संविधान को देना होगा, ठीक है। हम इसे एक यहां पे लाइन भी यूज कर सकते हैं कि जो समाज है ना, समाज जो है वो संविधान का आईना है, और संविधान जो है समाज का प्रतिबिंब है। उस आईने के अंदर जो रिफ्लेक्शन है वही संविधान है। तो जैसा समाज वैसा संविधान, जैसा संविधान वैसा समाज। कैसे, मैं एक एग्जांपल से समझाता हूं। सपोज करिए कि अगर मैंने 2 शादियां कर ली तो क्या ये सही होगा, ये सही है, गलत है, ये बिल्कुल गलत है। इसमें हमें न्यायपालिका भी हमें क्या करेगी, दंड देगी, क्योंकि 2 शादियां करना गलत है। लेकिन अगर मैं ये क्या होगा, 2 शादियां करता हूं तो ये कानूनी रूप से गलत माना जाएगा। मतलब डिवोर्स देकर के नहीं, एक साथ 2 बीवियों को रखने पे कानूनी तौर पे ये क्या है, बिल्कुल गलत है। लेकिन अगर यही मैं सिटीजन ऑफ दुबई हूं, मैं दुबई में रहता हूं, वहां का नागरिक हूं, ठीक है, तो मैं चाहे 4 करूं 5 करूं कोई फर्क नहीं पड़ता। ऐसा क्यों है, ऐसा इसलिए है क्योंकि इंडिया का जो समाज है वो 2 शादियों को गलत मानता है, इसलिए हमारा कानून भी उसे गलत मानता है। और अगर दुबई के समाज की बात करें तो वहां का समाज 2 शादी 4 शादी 5 शादी को सही मानता है, वो उसके लिए गलत नहीं है। तो कानून के लिए भी कोई बड़ी बात नहीं है, वो भी गलत नहीं हुआ। तो देखते हैं, दुबई का जैसा समाज है वैसा ही कानून है। जो वहां के समाज के लोगों को सही लगता है वो वहां के कानून को भी सही लगता है, जो वहां के समाज के लोगों को गलत लगता है वहां के कानून को भी गलत लगता है। इसी तरीके से अगर इंडिया की बात करें तो इंडिया के समाज के लोगों को जो चीज सही लगता है वो कानून को भी सही लगता है, और जो कानून को सही लगता है वो समाज को भी सही लगता है। तो समाज और कानून क्या है, आपस में एकदम मतलब कोऑर्डिनेटेड है। तो कहने का मतलब क्या है, समाज की आकांक्षाओं को पूरा करने का रिस्पॉन्सिबिलिटी भी किसका है, संविधान का है, कि समाज क्या चाहती है। समाज अगर किसी भी चीज को गलत मानती है तो संविधान भी उसे गलत करेगा, ठीक है। बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं जो समय के साथ साथ, जैसे कि बाल विवाह हो गया, सती प्रथा हो गया, विधवा विवाह हो गया, ये अंग्रेजों के टाइम पे था। इसको राजा राम मोहन राय ने कानून के थ्रू कंट्रोल भी करवाया था। तो समाज में कुछ लोग उसको सही मानते थे उस वक्त, लेकिन बदलते आज के टाइम पे इन चीजों को गलत माना जाता है। कि जैसे जाति प्रथा को बढ़ावा देना गलत है, समाज भी इसे गलत मानता है तो कानून भी इसे गलत मानता है।
और कुछ चीजों में क्या हुआ कि पहले कानून में चेंज लाया गया कि कानून को गलत मानना चाहिए तो समाज भी गलत मानेगा। तो या तो कानून में बदलाव करिए तो समाज ऑटोमेटिक बदल जाएगा, या तो समाज में बदलाव आएगा तो कानून भी उसके हिसाब से मॉडिफाई होगा। तो दोनों एकदम मतलब खरबूजा खरबूजे को देख के जैसे रंग बदलता है, सेम है। तो समाज और कानून इन दोनों का बहुत ही ज्यादा गहरा संबंध है। ठीक है, जानते हैं संविधान का चौथा कार्य यह है कि वह सरकार को क्षमता प्रदान करे जिससे वह जनता की आकांक्षाओं को पूरा कर सके। तो सरकार को इतनी शक्ति दे, इतनी कैपेसिटी दे, यानी कि अभी जो इससे पहले हम डिस्कस कर रहे थे कि डिसीजन मेकिंग एबिलिटी या फिर पावर, इतना शक्तियां दे कि भाई वो सरकार समाज की जो भी उम्मीदें हैं, जो भी एक्सपेक्टेशंस हैं, उन एक्सपेक्टेशंस को फुलफिल कर सके, ठीक है, पूरा कर सके। जिससे, क्योंकि ये पूरा कौन करेगा, ये पूरा तो सरकार ही करेगी ना, क्योंकि संविधान तो बन चुका है। अब संविधान में मान लो समय के साथ साथ समाज में कुछ अपडेट आया, अब समाज चाह रही कि नहीं ये बदलाव हमें चाहिए, तो बदलाव कौन लेकर के आएगा? उस बदलाव को ऑब्वियस सी बात है सरकार लेके आएगी, सरकार संविधान में लिखेगी। संविधान में ऐड करने का काम किसका होता है? संविधान में कोई भी चीज जितना लिख दिया गया वो लिख दिया गया, अब इसमें कुछ एक अलग से ऐड करना है तो इस ऐड करने की जिम्मेदारी किसकी है? सरकार की है। सरकार संविधान में कुछ भी ऐड कर सकता है, घटा सकता है और कुछ भी करेक्शन कर सकता है। तो तीनों काम है, संविधान में बदलाव करने का, संविधान में कुछ भी रिमूव करने का, संविधान में कुछ भी ऐड करने का। ये अधिकार किसके पास है? सरकार के पास है। जब हम लेजिस्लेचर चैप्टर पढ़ेंगे, विधायिका पढ़ेंगे, तो वहां पे हम इस चीज को बखूबी अच्छे से जानेंगे कि किस तरीके से क्या क्या पावर है। ठीक है, तो संविधान में कुछ भी ऐड करने का अधिकार सरकार के पास है। इसलिए संविधान का चौथा कार्य यह है कि वो सरकार को इतनी क्षमता या शक्ति प्रदान करे कि वो संविधान में बदलाव कर सके, ठीक है, जिससे वो जनता की आकांक्षाओं को पूरा कर सके, यानी जनता जो चाहती है उसके हिसाब से कानून को लाया जा सके, जिससे वह सामाजिक आत्मसम्मान और गरिमा से भरा जीवन जी सके। यानी कि प्रत्येक व्यक्ति सेल्फ रिस्पेक्ट से, यानी आत्मसम्मान के साथ और गरिमा के साथ अपने जीवन को जी सके। इस चीज की जिम्मेदारी किसकी है? सरकार की। और सरकार ये चीज डालेगा संविधान में। जाहिर सी बात है, संविधान देखो आगे आप पढ़ोगे, संविधान एक जीवन दस्तावेज की तरह, एक मतलब अलाइव व्यक्ति की तरह फंक्शन करता है। पर ये है तो एक किताब ही ना, पर लेकिन ये इस तरीके से काम करता है जैसे एक अलाइव, एक जिंदा व्यक्ति हो, एक जिंदा इंसान हो, उस तरीके से काम करता है। ठीक है, आप इसको आगे पढ़ोगे, एक चैप्टर है कॉन्स्टिट्यूशन इज अ लाइव डॉक्यूमेंट करके, ठीक है, संविधान एक जीवन दस्तावेज है। तो आप इस तरीके से इस टॉपिक को पढ़ोगे कैसे, फिर आप जानोगे कि संविधान किस तरीके से काम करता है। ऐसा लगता है कि कोई इंसान है। आगे बढ़ते हैं, को पूरा कर सके जिससे वो सामाजिक आत्मसम्मान और गरिमा से भरा जीवन जी सके और एक न्यायपूर्ण समाज की स्थापना हो, जहां पे किसी भी व्यक्ति को ऐसा ना लगे कि भाई वो पराया है देश के अंदर, या उसके साथ अन्याय हो रहा है, उसके साथ किसी भी किस्म का पार्शियलिटी हो रहा है। इस चीज की जिम्मेदारी किसकी है? संविधान की। और संविधान अगर समय के साथ साथ पुराना हो जाता है तो उसको अपडेट करने की जिम्मेदारी भी किसकी है? सरकार की। तो अगर संविधान आउटडेटेड हो गया तो किसी काम का नहीं रह जाएगा। इसलिए संविधान को समय के साथ साथ अपडेट करना भी बहुत जरूरी है। हमारे संविधान के निर्माता इस चीज को बखूबी जानते थे कि बदलते समय के साथ साथ संविधान को भी बदलना चाहिए, इसलिए संविधान को थोड़ा सा लचीला बनाया। पर कोई भी व्यक्ति संविधान का मिसयूज ना करे कि अपने तरीके से बदल दे संविधान को, तो इसलिए उसको थोड़ा सा कठोर भी बनाया ताकि बदलाव हो सके पर मिसयूज ना हो पाए। तो बहुत ध्यान से एकदम बनाया गया है, तो गरिमा से भरा जीवन जी सके और एक न्यायपूर्ण समाज की स्थापना के लिए उचित परिस्थितियों का निर्माण कर सके। यानी कि संविधान का अगला कार्य क्या है? व्यक्ति की आकांक्षाओं को पूरा करना। इसके लिए सरकार को इतनी शक्तियां दी है संविधान ने कि सरकार व्यक्ति की डिमांड्स के हिसाब से, उसके एक्सपेक्टेशंस के हिसाब से संविधान में बदलाव करे ताकि वो व्यक्ति अपनी जरूरतों को फुलफिल कर पाए, उनके जो भी एक्सपेक्टेशंस है उसको पूरा किया जा सके सरकार के थ्रू। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है पांचवा कार्य, संविधान समाज के आधारभूत लक्ष्यों एवं आदर्शों को स्पष्ट करता है, जो कि अभी मैं थोड़ी देर पहले बताया था कि समाज के जो भी एक्सपेक्टेशंस हैं, जो भी लक्ष्य है, उसको पूरा करता है। ठीक है, समाज के लक्ष्य क्या क्या है जानते हैं। प्रत्येक संविधान में राज्य के पास सामाजिक दर्शन का उल्लेख करती है। तो प्रत्येक संविधान में राज्य के सामाजिक दर्शन का उल्लेख करती है, जैसा समाज होगा उसको दिखाती है। जैसा अभी मैंने थोड़ी देर पहले एग्जाम्पल दिया था कि मैंने भी एग्जाम्पल दिया था दुबई का और इंडिया का। तो समाज की जो फिलॉसफी है, समाज के लोगों की जो सोच है, उस सोच का झलक हमें संविधान में देखने को मिलता है। ठीक है, तो प्रत्येक संविधान में राज्य के सामाजिक दर्शन का उल्लेख करती है जो कि दार्शनिक आधार पर होता है। भारत के संविधान का मुख्य उद्देश्य एक सर्वप्रभुत्व लोकतांत्रिक गणतंत्र की स्थापना करना था। ठीक है, एक ऐसे गणतंत्र की स्थापना करना था जो सर्वप्रभुत्व हो, यानी कि भारत ही अपने आप में पूरी शक्तियां हो। किस प्रकार की शक्तियां? अपने सारे फैसले लेने का, आंतरिक और बाह्य दोनों प्रकार का डिसीजन लेने की अधिकार हमारे देश के पास ही है।
तो प्रत्येक संविधान में राज्य के सामाजिक दर्शन का उल्लेख करती है, यानी कि जो भी वहाँ के समाज के लोगों की जो फिलॉसफी होती है, समाज के लोगों की जो आइडियोलॉजी होती है, उसका झलक हमें संविधान में देखने को मिलता है। जैसा कि मैंने बताया था कि संविधान क्या समाज का आईना है और समाज संविधान का प्रतिबिंब है, ठीक है, जो कि दार्शनिक आधार पर होता है। भारत का संविधान का मुख्य उद्देश्य एक सर्वप्रभुत्व लोकतांत्रिक गणतंत्र की स्थापना करना था। भारत के संविधान की प्रस्तावना भारत के नागरिकों के लिए न्याय, स्वतंत्रता और समानता सुनिश्चित करने तथा उसमें एकता की भावना की निश्चय की घोषणा करती है। तो हमारा संविधान क्या करती है, लोगों के बीच स्वतंत्रता, समानता, प्रत्येक व्यक्ति को न्याय मिले, प्रत्येक व्यक्ति को सामाजिक सोशल सिक्योरिटी मिले, इस चीज की जिम्मेदारी भी संविधान ने ले रखा है। तो ये भी संविधान ही करती है। बहुत सारे पॉइंट्स, अगर मैं इस पे आंसर लिखने पे आऊँ ना तो 5 के इसमें तो कम से कम 15-20 पॉइंट्स बन जाएंगे, लेकिन हमें क्या करना है, हमें शॉर्ट में समझना है, ज्यादा डीप में जाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। जैसे कि संविधान ही एक सोशल सिक्योरिटी क्या होता है कि समाज के प्रत्येक व्यक्ति को जो उनकी बेसिक जरूरतें हैं वो उनको पूरा किया जाए। जैसे मान लीजिए जो बुजुर्ग व्यक्ति हैं वो, उनके लिए वृद्धा पेंशन का बंदोबस्त होना चाहिए, फ्री एजुकेशन मिलना चाहिए, फ्री हेल्थ फैसिलिटीज मिलना चाहिए। ये सब क्या है, सामाजिक सुरक्षा है। समाज के व्यक्ति को ये जो बेसिक चीजें हैं वो फ्री तो मिलना ही चाहिए। तो ये चीज भी संविधान देखता है। आप आगे पढ़ोगे, राज्य के नीति निर्देशक तत्व जिसे हम कहते हैं डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स, उसके अंदर आप इन चीजों को बखूबी जानोगे कि किस तरीके से सोशल सिक्योरिटी के लिए भी बंदोबस्त हमारे संविधान में किया गया है। इसके अलावा 6 पे आते हैं। 6 क्या, अधिकार व कर्तव्य का उल्लेख करता है। तो हमारे क्या क्या अधिकार हैं, हमारे क्या क्या कर्तव्य हैं, इसको भी संविधान बताता है। यानी कि संविधान हमारे मौलिक अधिकारों को बताता है, सरकार के अधिकारों को बताता है, इवन हमारे मौलिक कर्तव्यों को बताता है, और सरकार के क्या कर्तव्य है जनता के प्रति, इस चीज को भी बताता है। तो संविधान में नागरिकों का अधिकार एवं कर्तव्य का उल्लेख करके शासन एवं शासित के मध्य संबंधों को निर्धारित किया जाता है। यानी कि सरकार और जनता का रिलेशन कैसा होगा, क्या सरकार जनता को किस हद तक कंट्रोल करेगी, जनता सरकार से किस हद तक कंट्रोल होगी, किस हद के बाद सरकार के पास पावर नहीं होगा कंट्रोल करने का, मान लीजिए मौलिक अधिकार को छीनना चाहें तो किस हद तक उनके पास पावर होगा, सब चीज संविधान में एक्सप्लेन किया गया है। जनता शासन में भागीदार हो पाती है और समाज के विभिन्न क्षेत्रों में विकास संभव हो पाता है। यह संविधान के माध्यम से हो पाता है, ठीक है। इससे देखो, शासित के मध्य संबंधों का निर्धारण करती है और इससे लोकतंत्र मजबूत होता है। जब सरकार और नागरिक के बीच का रिलेशन अच्छा होता है तो लोकतंत्र से मजबूत होता है, ठीक है। और लोकतंत्र मजबूत होता है तो जनता भी लोकतंत्र में भाग ले पाती है। साथ ही संविधान क्या करता है, समाज के विभिन्न क्षेत्रों में विकास संभव हो पाता है। यानी कि संविधान विकास के लिए भी कार्य करता है, समाज के विकास के लिए भी बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो हमने जाना संविधान के कार्य सारे, ठीक है। आज के लिए इतना काफी है, बाकी नेक्स्ट क्लास में करते हैं। धन्यवाद।